बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 5 जिसका नाम है वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम। खाना किधर से आता है? आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं। नंबर 1 आर प्रोड्यूसर्स एंड नंबर 2 आर कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर्स में और कंज्यूमर्स में क्या फर्क है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। लाइक प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर जिसमें वो वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन करवा के बनाते हैं फूड, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। अब आपको पता चल गया कि प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं प्लांट्स को क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब कंज्यूमर्स होंगे हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि हमें खाना लेना पड़ता है या तो प्लांट से या तो दूसरे एनिमल से, फॉर एग्जांपल चिकन या फिर लैम्ब या फिर किसी और किस्म का कोई एनिमल जो कि हमें खाना प्रोवाइड कर सके। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स क्या थे मैंने आपको बता दिया। यहाँ हेडिंग में मैंने लिखा है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? अ लीनियर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एक लीनियर ट्रांसफर है ये एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स के अंदर एनर्जी मौजूद है और उन प्लांट्स को जाके कोई डियर या फिर कोई काऊ खा लेती है, इसका मतलब कि वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई है उस प्लांट में से टूवर्ड्स द एनिमल, या हम कह सकते हैं टूवर्ड्स द कंज्यूमर। इसको हम कहते हैं फूड चेन। अब ये है लीनियर ट्रांसफर। लीनियर ट्रांसफर का मतलब है कि ये एक ही लाइन में ट्रांसफर होगा। साथ ही मैंने लिखा कंबाइन टू फॉर्म अ फूड वेब। अगर डिफरेंट फूड चेन्स कंबाइन कर जाएं आपस में तो हमारे पास जो चेन आती है उसको हम कहते हैं फूड वेब। तो आपको पता चल गया कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। दिस इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस तरह से हमारे इकोसिस्टम में, मतलब ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी, ऐसी इन्वायरमेंट में एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम सन। सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सनलाइट मौजूद ना होती तो हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना कर सकते, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना होता तो प्लांट्स के अंदर खाना ना बनता और वो ग्रो ना करते। अगर वो ग्रो ना करते तो मजीद जो एनिमल्स अपनी एनर्जी लेते हैं इन प्लांट्स से वो भी ना ले सकते और तमाम जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाती। सो सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से एनर्जी लेते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स या हम कह सकते हैं प्लांट्स। अब प्रोड्यूसर ने एनर्जी ले ली, ये एनर्जी कंज्यूम होगी बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। आपको मैंने ये तो बता दिया था कि कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना लेते हैं प्रोड्यूसर से, मगर यहाँ पे तीन तरह के कंज्यूमर्स मैंने मेंशन किए। नंबर 1 इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, नंबर 2 इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर एंड नंबर 3 इज अ टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है या वो ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली अपना खाना लेगा या एनर्जी लेगा प्रोड्यूसर से, मतलब प्लांट से। सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी एनर्जी लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करके या उनको खा के। टर्शरी कंज्यूमर्स ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी लेंगे, मतलब उनके ऊपर फीड करेंगे। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से प्रोड्यूसर को एनर्जी पहुंची। प्रोड्यूसर आर प्लांट्स। यहाँ हम प्लांट की एग्जांपल में ले लेते हैं ग्रास को। अब ग्रास के ऊपर फीड करते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, तो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं वो आके प्रे करते हैं, मतलब खा लेते हैं। इसका मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है कोई बर्ड। मैं सिंपली लिख देती हूं स्पैरो।
अब मैंने लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर की एग्जांपल में स्पैरो, मतलब स्पैरो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती है। अब स्पैरो को हंट किया जा सकता है, या तो इसको कोई बिल्ली स्पैरो को हंट करके खा सकती है, या फॉक्स हो सकती है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। तो इसकी एग्जांपल में मैं लिख देती हूँ फॉक्स। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से एक प्लांट को एक छोटा सा इंसेक्ट या फिर छोटा सा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है। उस छोटे से ऑर्गेनिज्म को उससे ज्यादा ताकतवर कोई एनिमल हंट करके खा लेता है, और फिर मजीद उस सेकेंडरी कंज्यूमर या एनिमल को खा लेता है उससे भी ज्यादा कोई ताकतवर जानवर। इसको कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। या फिर हम कह सकते हैं कि हम खाना कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर खाना लेगा प्रोड्यूसर से, सेकेंडरी कंज्यूमर खाना लेगा प्राइमरी कंज्यूमर से, और टर्शरी कंज्यूमर खाना लेगा सेकेंडरी कंज्यूमर से। आपने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने एग्जाम में। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको एक और दफा एग्जांपल के साथ बता दूं कि फूड वेब क्या होता है। ये जो हमने लीनियर नेटवर्क बनाया, ये था हमारा फूड चेन। फूड वेब का मतलब ये है कि ग्रास को कोई और भी ऑर्गेनिज्म खा रहा होता, जैसे हमारे पास रैबिट है। रैबिट जो है वो ग्रास को खा सकता है, और फॉक्स जो है वो डायरेक्टली रैबिट को हंट करके खा सकता है। इसका मतलब कि एक और लीनियर फूड चेन को हमने कंबाइन कर दिया दूसरी फूड चेन के साथ, और हमारे पास यहाँ पे जो वेब बनेगा उसको हम कहते हैं फूड वेब। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस जो कि हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कि हमारे सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है अगर हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। अब हमें क्यों जरूरत है सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाने की? इसीलिए क्योंकि हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है डिफरेंट मिनरल्स की या न्यूट्रिएंट्स की। उन्होंने ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेने होते हैं सॉइल में से। तो सॉइल का जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा अच्छे प्लांट्स वहां पे ग्रो करेंगे। यहाँ मैंने लिखा फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, नंबर 1 नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स में हमारे पास सबसे ज्यादा जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज एनिमल मैन्योर, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स, इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। वो न्यूट्रिएंट कंटेंट में इतना ज्यादा होता है कि सॉइल जो है वो इनरिच हो जाता है और जो प्लांट्स हैं वो उस सॉइल में बहुत अच्छे तरीके से उग जाते हैं। हम इसको देसी जुबान में खाद भी कहते हैं। सेकेंड आर द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स वो हैं जिनको इंडस्ट्री में बनाया जाता है स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए। यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा NPK। अब NPK सबसे ज्यादा कॉमन और मशहूर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। ये 3 डिफरेंट मिनरल्स हैं। इनका क्या काम होता है प्लांट्स के अंदर, आइए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं? नंबर 1 इज नाइट्रोजन। इट मेक्स प्लांट स्ट्रक्चर्स। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का बेसिक पार्ट होता है। प्रोटीन जिस तरह ह्यूमन बॉडी में मसल्स को बिल्ड करता है, बिल्कुल इसी तरह नाइट्रोजन प्लांट्स के काम आता है उसके स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसने लीव्स बनाने हैं या फिर स्टेम बनाना है। अगर एक प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसका जो स्टेम है, तना है, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और तेज हवा से या स्टॉर्म में वो जो प्लांट है वो अपनी जड़ों से उखड़ के खराब हो जाएगा या फिर मर जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, पोटेशियम। पोटेशियम मेक्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। पोटेशियम चाहिए होता है हमारे प्लांट को ताकि वो फ्रूट्स बना सके या फिर फ्लावर्स बना सके। हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, कुछ ट्रीज के ऊपर हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एन एप्पल ट्री। इसके अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं। दोनों को जरूरत होती है पोटेशियम न्यूट्रिएंट की। अगर किसी प्लांट के पास पोटेशियम ना हो तो ना ही वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा और ना ही वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये 2 न्यूट्रिएंट्स तो हमने पढ़ लिए। आइए देखते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। The third important nutrient is phosphorus. Phosphorus क्यों चाहिए होता है हमारे प्लांट को? To make plant roots. रूट्स को बनाने के लिए, टू बिल्ड द रूट्स, उनको चाहिए होता है फॉस्फोरस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है।
अगर एक प्लांट के अंदर फास्फोरस की कमी हो, और वो कमी कैसे होगी, अगर एक सॉइल के अंदर फास्फोरस अच्छी क्वांटिटी में नहीं मौजूद तो उनकी रूट्स डेवलप नहीं होंगी। रूट्स का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूट्स ही ने सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है और इस वाटर के अंदर तमाम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके या फिर डिसॉल्व होके आ जाते हैं प्लांट के अंदर। इसीलिए अगर किसी प्लांट की रूट्स प्रॉपर्ली डेवलप ना हो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। The last important nutrient is magnesium. Magnesium makes chlorophyll. Chlorophyll बनाने के लिए मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को चाहिए होता है। अब अगर एक प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो तो क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। अगर आपने पता लगाना हो कि एक प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की कमी है या नहीं तो आपको ये पता चल सकता है बाय लुकिंग एट द लीव्स। अगर उसके लीव्स येलो हो रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है और इसको फर्टिलाइजर की जरूरत है। अगर तो मैग्नीशियम की कमी हो और क्लोरोफिल प्रोड्यूस ना हो रहा हो और इसी तरह येलो हो जाए हमारे लीव्स तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और अगर ये सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा मतलब अगर हमारे प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और सनलाइट एब्जॉर्ब ना होने की वजह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगी। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होती तो अल्टीमेटली ना तो ऑक्सीजन बनेगा ना ही ग्लूकोज बनेगा और हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे बताए गए तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सुना और समझा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।